बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। चलो तैयार? ध्यान देना और अच्छे से समझना। चलो, तो संज्ञा यानी क्या? तो बच्चों, इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव सभी के लिए कुछ न कुछ नाम होता है ना? बस, तो यही नाम को हम व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहेंगे। ठीक है? तो इसकी साधारण व्याख्या है किसी व्यक्ति, द्रव्य, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? बराबर, सिंपल, कोई भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, द्रव्य का हो, जाति का हो, स्थान का हो, कोई क्रिया हो, जो भी हो, सभी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। तो जैसे पशु शब्द क्या दर्शाता है? तो जाति दर्शाता है, जिसमें सभी पशुओं का समावेश हो जाता है। सुंदरता, तो सुंदरता एक क्या है? गुण है ना? फिर व्यथा क्या है? एक भाव है, जो भाव दर्शाता है। करुणता भाव है ना? मोहन क्या है? तो एक व्यक्ति का नाम है। मीरा किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। फिर दिल्ली स्थान है। वडोदरा स्थान है। सूरत स्थान है। इसी प्रकार मारना क्या है? क्रिया। खेलना, दौड़ना, ये सभी क्या है? क्रिया है। तो बच्चों, इसमें पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सभी संज्ञा है। ठीक है? क्या है? संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पर वैसे है ना, संज्ञा के 2 प्रकार से भेद होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम अर्थ के आधार पर सोचें तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, पर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। मुख्य कितने भेद हैं? 3। तो उसमें से एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, व्यक्तिवाचक पढ़ते ही हमें क्या लग रहा है? किसी व्यक्ति का नाम होगा। जातिवाचक, किसी जाति का नाम होगा। भाववाचक यानी भावनाएं होगी, भावनाओं का नाम होगा। ठीक है? तो ये 3 मुख्य संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहेंगे और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है? तो एक के बाद अभी हम देखते हैं, पर इसके पहले हम देखेंगे इसका चार्ट, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो मैंने अभी आपको बोला था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार है। देखो, सभी के अर्थ आप समझने का प्रयास करो। संज्ञा ये विषय ऐसा है जो हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ रटने से नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक, यहाँ पे लिखा है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ये सब क्या है? अर्थ। इससे कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, जातिवाचक में जाति, भाववाचक में भाव, द्रव्यवाचक में द्रव्य और समूहवाचक में समूह। तो भाव के आधार पर 5 भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है, जिसमें जातिवाचक के 2 भेद इस प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है? तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना। तो जैसे अब्राहम लिंकन है तो वो कौन है? व्यक्ति है। अमेरिका तो वो क्या है? एक राष्ट्र है ना। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्दों का समावेश होगा तो जिसमें व्यक्तियों के नाम होंगे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। ये सब किसके नाम हैं? व्यक्तियों के नाम। आपका भी नाम इसमें शामिल है। फिर वस्तु का नाम, जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण। ठीक है, ये सब किसके नाम हैं? वस्तुओं के नाम हैं। स्थान के नाम, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जयपुर है, ऊटी है, महाबलेश्वर है, ये सब क्या है? स्थान के नाम है। फिर दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ईशान, ये सब क्या है? दिशाओं के नाम है। तो ये सभी नामों का समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। इसकी व्याख्या खास याद रखना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसे कोई भी नाम विशेष लगे तो वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अभी उसमें ही आएगा देशों के नाम। तो देशों के नाम में पाकिस्तान, बर्मा, भारत, ईरान, ये सब देशों के नाम हैं। फिर राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय है, रूसी है, अमेरिकी है, ये सब जातियाँ हैं। तो ये नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समुद्रों के नाम, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही है। नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, तापी, ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कांचनजंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर नगर, चौकों और सड़कों के नाम, जैसे वाराणसी है, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, फिर बग्गी खाना, पोलो ग्राउंड, ये सब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, संदेश, गुजरात मित्र, तो ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, तो बक्सर की लड़ाई, ये सब क्या होगा? ये युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। फिर दिनों और महीनों के नाम, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार आदि सभी नाम। फिर त्योहारों और उत्सवों के नाम, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, तो ये सभी त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही होंगी। अब ये सब याद ही कर लेना, तो क्या होगा कि इतना याद होगा तो बाकी के तो सब ऑप्शन हमें पता चल ही जाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा में हमें रखना है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी व्याख्या क्या है? तो जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सभी प्राणियों को, उस पूरी जाति का बोध हो जिसमें बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं, उस एक जाति को हम जातिवाचक संज्ञाएं कहेंगे। जैसे बच्चा,
बच्चा भले ही एक है, पर पूरे दुनिया के सारे बच्चों का बोध हो रहा है। कोई भी छोटा हो उसे हम बच्चा ही कहेंगे। जानवर, सभी जानवर दुनिया के। नदी, सभी नदियाँ। अध्यापक, सभी अध्यापक। बाज़ार, तो बाज़ार कोई एक इंसान से होता है? नहीं होता है, पूरी जाति से होता है, बहुत सारे लोगों से बनता है। तो जैसे बाज़ार, गली, पहाड़, खिचड़ी। खिचड़ी में चावल का एक दाना होता है? नहीं। सिर्फ चावल से बनती है? नहीं, तो उसमें दाल भी आती है, तो खिचड़ी। फिर स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ों का बोध करा है? प्राणी, वस्तु और स्थान। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, तो हम भले ही एक लड़के को लड़का कहेंगे, पर दुनिया के सभी लड़कों का समावेश उसमें हो जाएगा। पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सभी नाम किसी न किसी अपनी अपनी जाति को बता रहे हैं कि पहाड़, एक ही पहाड़ नहीं, उसमें बहुत सारे दुनिया के सभी पहाड़ों का समावेश उसमें हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो लड़का, तो लड़के से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बिल्ली, सभी। फिर वस्तु जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कमल, टेबल आदि सभी वस्तुएं। नदी जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियाँ। बस सिर्फ नदी, तो नदी आई तो ये पूरा समूह आ गया उसमें। वस्तु, तो ये सारी वस्तुएं आ गई। पशु पक्षी, तो इसमें सारे पशु पक्षी आ जाते हैं। लड़का, तो सभी लड़कों के नाम आ जाते हैं। मनुष्य, तो कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। मनुष्य, तो सभी मनुष्य, दुनिया के संसार के सभी मनुष्य आ जाएंगे। पहाड़, तो कहने से ही संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो जो एक नाम पूरी जाति को बताता है, वह नाम कौन सा है? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के और दो प्रकार है, जिसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा फिर आगे देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस वस्तु को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वैसी सभी वस्तुएं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे ठोस पदार्थ है, द्रव्य है, गैस है, तो ये सब कौन सी संज्ञाएं होंगी? द्रव्यवाचक होंगी, जिसे नापना और तोलना पड़ता है। जैसे कि चांदी तोले में होती है। मिट्टी, पेट्रोल, जिसे हम लीटर में नापते हैं। फिर धन, तेल, गेहूँ, चावल, ये सभी पदार्थ हैं, वो होंगे द्रव्यवाचक। जो द्रव्य है इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरणार्थ सोना कीमती धातु है, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? सोना। ठीक है, इसमें सभी गहने आ जाएंगे। सोना एक धातु का नाम है। फिर लोहा, ये भी एक धातु का नाम है। लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। गुब्बारे में गैस भरी हुई है। ठीक है, जय बाजार से सब्जी लाया है, तो ये सब्जी जो हम तोलते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। फिर मथुरा के पेड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो पेड़े भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर अनिल रोज दूध पीता है, इसमें आएगा दूध। गाय का घी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी घी। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित
शब्द सोना, लोहा, गैस, सब्जी, पेड़, दूध, घी आदि से हमें ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिसका हम वजन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। अभी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञाएं यानी क्या? तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता हो, ठीक है, पूरा के पूरा समूह का बोध हो, उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा, चाबी का गुच्छा ऐसे सुनते ही हमें ऐसा ही लगेगा कि ढेर सारी चाबियां होगी उस गुच्छे में, है ना। गुलदस्ता, कोई एक फूल से गुलदस्ता बनता नहीं है, ढेर सारे फूलों से बनता है, फूलों का समूह चाहिए उसके लिए। सप्तर्षि, तो उसमें तारों का समूह चाहिए। मंडल, तो इसमें सभी इंसानों का समूह चाहिए। वर्ग, परिवार। फौज, फौज भी किसी एक इंसान से नहीं बनती है, फौजियों का समूह चाहिए। तो जो शब्द समूह दर्शाती है उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। कुंभ का मेला विश्व में प्रसिद्ध है। तो अभी मेला, तो मेले में कोई एक इंसान होता है? नहीं, मेला ऐसा सुनते ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कितने सारे लोग हैं, सबका मेला भरा हुआ है ना। तो कुंभ का मेला, तो मेला समूहवाचक संज्ञा है। भारतीय सेना, भारतीय सेना ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो सेना, सेना में कोई एक नहीं, पूरी सेना है ना। फिर भीड़, भीड़ में किसी एक इंसान से भीड़ होती है? नहीं होती, तो समूह होता है इंसानों का। तो भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, तो भीड़ है समूहवाचक संज्ञा। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया, तो सभा समूहवाचक संज्ञा है। मनोहर पुस्तकालय गया, तो पुस्तकालय जिसमें ढेर सारे पुस्तक होते हैं, पुस्तकों का समूह होता है। तो ये ऐसे जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञाएं कहेंगे। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्द मेला, सेना, भीड़, सभा, पुस्तकालय आदि शब्दों से हमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, जिससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी अंत में यह टॉपिक आपको नेक्स्ट लेसन में काम आएगा, पर हमने यह संज्ञा को इस पीपीटी में पूरा समावेश किया है, तो हम यह भी आज सीख लेंगे जो आपको नेक्स्ट लेसन में काम आएगा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जिसमें गुण हो, दोष हो, धर्म हो, दशा हो, स्वभाव हो, मतलब भावनाएं जुड़ी हो, जो शब्दों से हमारी भावनाएं जुड़ी हो या फिर हमारी भावनाओं को कोई शब्द दिया गया हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि जवानी, मानवता, चतुराई, लंबाई, मिठास, मित्रता। तो बच्चों, इसे हमें भावनाओं की दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि यह शब्द किस प्रकार के हैं। कोई भावना से जुड़े हैं तो वह भाववाचक संज्ञाएं होंगी। उदाहरणार्थ संज्ञा से मतलब संज्ञा बच्चे से बचपन। अगर बच्चा संज्ञा है तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी बचपन। शैतान है तो उसकी भाववाचक होगी संज्ञा शैतानी। मानव की भाववाचक संज्ञा होगी मानवता। सर्वनाम से तो अपना, ये अपना क्या है? सर्वनाम, पर उसकी भाववाचक संज्ञा होगी अपनापन। पराया, पराया से परायापन। निज, निज से निजत्व। उसी प्रकार विशेषण, तो विशेषण है अच्छा,
तो अच्छा की भाववाचक संज्ञा होगी अच्छाई, नीच से नीचता और बड़ा से बड़प्पन। और क्रिया से, तो क्रिया जैसे कि दौड़ना क्रिया है, दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार होती है।